आइए आज बात करते हैं हमारे BSc क्लास 10 एक्सरसाइज 2 हिंदी। हिंदी का दूसरा एक्सरसाइज में दूसरा अध्याय का कहानी है 20 के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म पटना में 18 फरवरी 1916 पटना बदरघाट में हुई थी। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। उसी साल हमारे नलिन बिलोचन शर्मा साहब का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु अभी यहाँ रहने देते हैं, थोड़ा देर बाद इस पर बातचीत कर लेंगे। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा थे, जो कि दर्शन और संस्कृत के महान महोपाध्याय, मतलब ये कह सकते हैं कि इनके पिताजी खुद एक संस्कृत और दर्शन शास्त्र के बहुत ही महान और विद्वान आदमी थे। या ऐसा कहें कि अगर इनके पिताजी को देखा जाए, पंडित रामावतार शर्मा को, तो उनके सामने नलिन बिलोचन शर्मा जो है एक कह सकते हैं, मतलब इनके पिताजी का जो बहुमुखी प्रतिभा थी, ठीक है, उतना नलिन बिलोचन शर्मा में नहीं थी। या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा से कई गुना अधिक प्रतिभावान इनके पिताजी रहे थे। अब इसकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा। ये पटना में थे, तो पटना हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, पटना के जस्ट बगल में ही है। और जिनका भोजपुर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, आरा का नाम आप लोग सुने होंगे। आरा दरअसल भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का ही मुख्यालय है। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास होने के कारण पटना में भोजपुरी भाषा प्रचलित है, अभी भी है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा हिंदी भाषा उनसे आके जुड़ चुकी है, तो हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ। भोजपुरी, ऐसे बिहार का तो राजधानी ही पटना है, तो यहाँ का भाषा भोजपुरी है। और ये पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट से किए थे। हमारे नलिन बिलोचन शर्मा साहब जो है पढ़ाई पटना कॉलेजिएट से एवं पटना विश्वविद्यालय से MA की पढ़ाई किए थे। और अंत में जो है इनका कार्यभार हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, उसके बाद आरा में प्रोफेसरी किए थे, कह सकते हैं प्रोफेसर थे इस कॉलेज में। हरप्रसाद दास जैन कॉलेज इसमें प्रोफेसर थे। उसके बाद रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने कुलपति के पद पर कार्य किया। उसके पटना विश्वविद्यालय के भी हिंदी विभाग के कुलपति रहे। इनकी कुछ रचनाएं दृष्टिकोण, मापदंड, साहित्य और इतिहास दर्शन रहे। इनकी मृत्यु अंतिम में पटना विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर आसीन थे, उसी टाइम जो है इसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि समय था 12 सितंबर 1961। अब पूछ दे कोई कि पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने मतलब कार्य कब से ज्वाइन किए थे, तो कार्य जो है ज्वाइन किए थे इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1959 में कार्यभार यहाँ का लिए थे, और 1961 में कुलपति के पद पर आसीन थे, और उसी दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखी गई कहानी जो है, जो कि 20 के दांत है, यह समाज के उन अंतर्विरोधों को दर्शाती है, जैसे अंतर्विरोध कह सकते हैं या तो भेदभाव को दर्शाते हैं,
जिसमें कि लिंग आधारित भेदभाव है, और कह सकते हैं ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब भेदभाव को जो है हमारे नलिनी विल्सन शर्मा ने उभार कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आते हैं इस कहानी की व्याख्या देखते हैं। इसमें दो ऐसे परिवार की कहानियां हैं जो कि एक ही फैक्ट्री में काम करने वाले, एक हमारे सेन साहब जैसे एक अमीर कह सकते हैं या गिने चुने आदमी थे, और उसी फैक्ट्री में एक निम्न वर्ग के क्लर्क पद पर कार्य करने वाले हमारे गिरधर लाल थे। सेन साहब एक दिन जो है अपनी एक कार खरीदते हैं। चलिए इनका कार देख लेते हैं कैसा है। हाँ, बिल्कुल शायद सही से बना नहीं। जी हाँ, कुछ इस तरह का कार था। ये सेन साहब जी का कार, सेन साहब जी का कार। इस कार का नाम था ब्लैक स्टीमर एंड। स्टीमर एंड यही था इनके कार का नाम। ब्लैक कलर का चमचमाती हुई, बिल्कुल मार्केट में नया नया मॉडल आया हुआ था कार का, और इनका जो कॉस्ट था वो 7,500 में इन्होंने खरीद लिया। हाँ, 7,500 में इन्होंने खरीद लिया। इस राशि में जो है इसका ब्लैक स्टीमर एंड नामक गाड़ी जो है आ गया। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, रजनी, सीमा, आलो, शेफाली, आरती। ये 5 मानो की एकदम गाय हो, सभ्यता संस्कृति के दो कह सकते हैं गुणों से परिपूर्ण इसकी पुत्रियां थी। कभी किसी को राह चलते मुंह उठाकर देखती भी नहीं थी। इन बातों से जो सेन साहब या कह सकते हैं सेन दंपत्ति, दंपत्ति मतलब होता है पति पत्नी दोनों, ठीक है। दंपत्ति का मतलब होता है पति पत्नी दोनों। तो इन बातों पर जो है सेन साहब को बहुत ज्यादा गर्व था। सेन दंपत्ति को कह सकते हैं बहुत ज्यादा गर्व था कि मेरी पुत्रियां जो है सुशील और एकदम चरित्रवान, कह सकते हैं एकदम जो है क्या मतलब सभ्यता संस्कृति से ढका हुआ, मतलब कह सकते हैं एकदम सुशील जो है, सारी पुत्रियां जो थी एकदम सुशील थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। अब इसके विपरीत जस्ट एकदम उलट कह सकते हैं इसका पुत्र खोखा, जिसको कासू बाबू भी कहा गया है। इसका नाम जो है कासू बाबू था, ठीक है। खोखा और कासू बाबू दोनों एक ही बच्चे का नाम था। एक दिन जो है ब्लैक स्टीमर जो कार खरीदाया था, तो इस खुशी में, कार खरीदने की खुशी में सेन साहब पार्टी दे रहे थे अपने मित्रों के साथ। अपने मित्रों के साथ जो है पार्टी दे रहे थे, और बहुत सारे मित्र आए हुए थे, जिसमें कि मिस्टर सिंह नाम का एक मित्र थे। जब बहुत सारे मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, सभी अपने अपने बेटे, बच्चों, घर परिवार की अपनी अपनी बातें जब बता रहे थे, तो सेन साहब के द्वारा सेन साहब को देखा गया कि ये अपने बच्चे खोखा अकासू, या कह सकते हैं खोखा की जो है बड़ाई लूटते हुए एकदम प्रफुल्लित हो रहे थे कि मेरा जो बेटा है, ठीक है,
इसके जैसा जो है दुनिया में कोई नहीं है, मेरा बेटा जो है एकदम ऑल इन ऑल और परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से बड़ाई लूट रहे थे। कभी कभार मतलब इनके दोस्तों के सामने खोखा जो है बदमाशी की सीमा को इस तरह से पार कर जाते थे, उनका दोस्त मित्र लोग जो थे वो चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते थे। जब इनके एक मित्र ने पूछा कि सेन साहब आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो सेन साहब ने बताया मैं अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन, एक बड़े स्तर का बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। जिन्हें देखकर एक पत्रकार मित्र को ये कहने पे मजबूर हो गए कि पहले जो है इंजीनियर बने या बिजनेसमैन, लेकिन उससे पहले जो है एक डिसिप्लिन या एक अच्छे इंसान बन जाए। और इसी बीच इनके एक मित्र ने इन्हें एक सलाह दी कि आप अपने बेटे को जो है यानी काशू को, जिसको खोखा भी कहते हैं, इनको जो है किंडरगार्टन स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, जिससे क्या होगा अपनी हस्तकला और साथ साथ जो है अपनी पढ़ाई को मजबूत करके अच्छे इंसान बन सकेंगे। इस बात पर जो है सेन साहब जो है ऐठ कर रह गए, मतलब इस व्यंग को जो है कोई जवाब नहीं दे सके, क्योंकि बचाना तो आपकी दोस्ती भी बचाना था, अपने बेटे का बड़ाई भी लूटना था। ठीक है, इस मतलब दोनों धर्म संकट में ये पड़ गए सेन साहब। जब मीटिंग खत्म होती है तो सेन साहब बाहर निकलते हैं और देखते हैं अपने ब्लैक स्टीमल कार के ड्राइवर सोफर एक बच्चे के साथ और एक महिला के साथ जो है कुछ बेतुकी कहा सुनी बातों पर जो है उलझ रहे थे। सोफर और महिला, वो महिला कोई और नहीं थी, गिरधरलाल की पत्नी और मदन की माँ थी। जब सेन साहब अपने दोस्तों के साथ बाहर निकले तो महिला जो है डरी सहमी सी देखकर चुप हो गए। लड़ाई का कारण यह था कि ब्लैक स्टीमर कार जो था उसको मदन द्वारा जो है टच करके देखना चाह रहा था मदन, जिसके जो है सोफर मना कर रहा था, और मना करने के दौरान जो है मदन को धक्का दे दिया था सोफर। मदन को धक्का देने के दौरान जो है मदन गिर गया था और हाथ पैर से जो है खून निकल रहा था, और मदन की माँ जो है सोफर से इसी बात को लेकर झगड़ा कर रही थी। लेकिन मदन की माँ सेन साहब को देखकर बहुत ज्यादा सहम जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जो है चुपचाप जो है अपनी गलती को कसूर मान रही है। ठीक है, अब सेन साहब यानी कि मदन की माँ को कहते हैं कि मदन को ले जाओ, और फिर मदन जो है चला जाता है, इसकी माँ भी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो है दूसरे गाड़ी के पीछे से खट 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 की आवाज आती है। वो आवाज जो है कोई और नहीं, ये खोखा कर रहा था। दरअसल इसने एक गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसको तोड़ दिया था। तो इसके दोस्त ने देखा कि ये किसने कर दिया, तो सोफा ने कहा कि मालूम पड़ता है ये काम कासू बाबू का ही है। ये काम किसका है, यानी जो हेडलाइट गाड़ी का तोड़ने का काम था वो किसका था, कासू बाबू का ही। इस पर जो है सेन साहब ऐंठ कर बोले कि लगता है मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनना चाहता है, ये हेडलाइट तोड़कर देख रहा था कि इसके अंदर है क्या। ठीक है, इस पर जो है कोई दोस्तों द्वारा जो है किसी भी प्रकार का रिप्लाई नहीं आता है। जब मिस्टर सिंह अपने गाड़ी को देखते हैं तो उसका एक पहिया पंचर था। फिर सोफा से पूछा जाता है, सोफा इसमें भी खोखा का ही नाम बताते हैं, ये काम भी खोखा का ही पता चलता है। फिर सेन साहब आदेश देते हैं सोफर को कि सोफर जाओ इसको ठीक करा लाओ। तो सोफर जो है मिस्टर सिंह के गाड़ी का पहिया खोल कर जाता है और ठीक करवाने लगता है। इधर जो है
हाँ, फिर ठीक करवा के आते, मतलब कि एक सोफर आता है और जो है इसको पहिया दे दिया जाता है लगा के, फिर जो है इसका सारा दोस्त जो है चला जाता है। जितना भी दोस्त थे सेन साहब के वो सब चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और सेन साहब फैक्ट्री में जाकर, जिस फैक्ट्री में काम करते थे उसी फैक्ट्री का क्लर्क थे गिरधर लाल। फैक्ट्री में जाकर जो है गिरधर लाल को बहुत सी बातें कहा सुनी सुना दी। गिरधर लाल चुपचाप बेगुनाह जैसा सारी बातें सुन के वहां से फिर चले जाते हैं और जो है घर में आते के साथ मदन को पीटना शुरू, और मदन को मार लगना शुरू हो जाता है। मदन को मार लगता है आधी रात। मदन को जब चीखता चिल्लाता दर्द से करा रहा था तो सेन साहब और सेन दंपत्ति के कानों तक यह आवाज पहुंची। सेन दंपत्ति में मतलब कि खोखा की मां ने इनसे कहा कि देखिए लगता है मदन को मार लग रही है, ठीक है, कितना शोरगुल हल्ला हो रहा है। इस पर सेन साहब कहते हैं कि रहने दो, कैसे कौवा ऐसा कांव कांव चिल्ला रहा है, मदन के बारे में ऐसा बोलता है ये सेन साहब। फिर अपनी पत्नी से सेन साहब कहते हैं कि गिरधर बहुत अच्छा आदमी है, अगर इसी तरह पिटाई चलते रहे मदन की कंटिन्यूसली, अगर गिरधर उसको पीटते रहे तो गिरधर बहुत अच्छा लड़का बन जाएगा, सॉरी ये मदन बहुत अच्छा लड़का बन जाएगा। उसकी पत्नी ही उसको बिगाड़ देती है, मतलब कि गिरधर लाल की पत्नी मदन की मां ही मदन को बिगाड़ देती है। इतना कहकर जो है सब शांत हो जाता है। फिर दूसरे दिन जब मदन जो है अपने दोस्तों के साथ लट्टू का खेल खेल रहे थे, सॉरी खेल रहा था मतलब बाहर नचा रहा था। लट्टू, लट्टू होता है टैप टाइप का, उसको नचा रहा था। इधर कासू यानी कि खोखा खेलते खेलते अपने घर के बगल वाले गली में चला जाता है, बगल वाले गली में चला जाता है और इसको मदन को उसके दोस्तों के साथ खेलते देखकर इसका भी मन मचलने लगा। ऐसे मचलने लगा मानो कि हंस जो है कौवों की जमात में रहने के लिए जो है मचल रहा था। मचलते मचलते मदन पास आता है और कहता है मुझे भी लट्टू नचाने दो। ये इस रौब में कह सकते हैं, इस तरह से ऊंचा आवाज करके बोला, ठीक है। मदन को वो बात अच्छा नहीं लगा। खोखा जो है घर में सबों पर अकेला होने के कारण घर में सबों पर अपने मर्जी से हुक्म चला देता था, कभी अपनी पांचों बहनों पर, कभी ड्राइवर पर, मजाल है कोई कुछ बोल दे। खोखा उसी अंदाज में जो है मदन से बोल गया। मदन तो ठहरा दूसरा पड़ोसी, ये तो इसके गुलाम नहीं था ना। मदन जो था खोखा का कोई गुलाम नहीं था, जिस पर जो है मदन को तैस आ गया। तैस आकर जो है इसने खोखा को धक्का दे दिया। खोखा को धक्का देने के बाद खोखा भी इससे लड़ने लगा। अब बताइए ये गली का हिंदी मीडियम का बच्चा, आइए एकदम सीबीएसई का बच्चा, एकदम पूरा शेखिसान, एकदम कोमल कोमल सा शरीर इसका खोखा का, इसका पूरा सख्त शरीर, धूल गर्दा, पिताजी के माल से ठटा हुआ लड़का, ठीक है, वो मदन था। अब बताइए ये जब इसको पीटना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था मानो लड़ाई जो है गली के आवारा कुत्तों और महल के पिल्लों के बीच लड़ाई हो रही है। ऐसा कह सकते हैं कि खोखा जो है मार नहीं पाता था, केवल जो है पंच या लप्पर जो है वो मदन ही मारता रह गया और खोखा केवल सहते अथी होते रह गया, मतलब खाते रह गया मार। इस दौरान जो है मदन क्या करता है, मदन के द्वारा जो है कुछ ऐसे पंच मार दिए जाते हैं इसके फेस पर, जो कि इसका खोखा का 2 दांत टूट जाता है, दांत टूट के जो है गिर जाता है। अब जो है खून से मुंह लाल हो चुका था खोखा का और वह दौड़ते हुए घर भाग गया। इधर मदन के दोस्त भी भाग गए, मदन भी भाग गया। लेकिन मदन जो है घर नहीं गया, क्योंकि जानता था कि डेली तो पिताजी हमको पीटते ही हैं, आज लगता है कुछ बोनस या ओवरडोज मिलने वाला है। इसलिए मदन क्या करता है, ये घर जाता ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इधर रह जाता है। लेकिन शाम के समय
इसको घर जाना पड़ता है। इधर कहानी में होता ये है, सेन साहब को जो है मतलब कि खोखा की माँ फोन कर चुकी होती है कि ए जी सुनिए, लगता है जो है खोखा को मदन ने पीटा। और सेन साहब क्या करते हैं, गिरधर लाल को झगड़ा लड़ाई करके ऑफिस में ही डांट फटकार करते हैं, डांट फटकार करके नौकरी से निकाल देते हैं। इधर गिरधर लाल भी कहता है कि कौन ऐसी नौकरी करना चाहे, मैं भी तुम्हारी नौकरी को लात मार के जा रहा हूँ। गिरधर लाल भी नौकरी छोड़ के चल देता है और घर आ जाता है। घर के एक कमरे में या बरामदे कह सकते हैं, बरामदे पे अंधेरा में लाइट ऑफ करके चुपचाप बैठा हुआ था। गिरधर लाल बैठे हुए थे। मदन का एंट्री होता है घर में। अब जो है मदन दबे पांव चुपके 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 आता है, बिल्कुल दबे पांव घर में प्रवेश करता है। लेकिन एक लोटा होने के कारण जो है लोटा से इसका पैर अंधेरे में टकरा जाता है। लोटा खटर 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 झन 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 आवाज करने लगता है। इस आवाज को सुनकर जो है मदन के प्राण सूख जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं मम्मी भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है पापा आज कूटेंगे तो कौन बचाएगा, मम्मी भी नहीं बचा पाएगी। लेकिन अब जो है मम्मी का नजर खोखा ये मदन पे पड़ जाता है। अब मदन जो है अपनी मम्मी के साथ जो है अपने पिताजी के सामने खड़े हो चुके होते हैं। मदन तो सोच रखा था आज तो पूरा मेहनत होगा, हाथ पैर तो मेरा टूटेगा ही। लेकिन होता ये नहीं है, होता इसके विपरीत है। गिरधर लाल इसको बुलाता है। इसको बुलाने के बाद, मदन को बुलाने के बाद कहता है बेटा इधर आओ। आता है। मदन तो सोच रखा था आज होगा। ये पीठ जो है अपने पिताजी के साइड कर देते हैं, घुमा देते हैं कि लीजिए पिताजी मारिए, ठीक है, आपका डेली का काम तो यही होता है। लेकिन उस दिन जो है गिरधर लाल ने एक भी छड़ी इसको मारा नहीं, एक भी तमाचा नहीं मारा, और जो है खुशी से दौड़कर गले से लगा लिया और गोद में उठा लिया। बोला, गिरधर लाल कहता है कि बेटे जिस सेनों का हमने आज तक जो है मतलब कि आज तक बातें चुपचाप सुन रहे थे, बेगुनाह होते हुए भी उसकी बातें सुनते थे और चुपचाप रहते थे, आज तुमने उसके बेटे का 2-2 विष के दांत तोड़ डाले। उसके बेटे का 2-2 विष के दांत तोड़ डाले। इतना कहते हुए जो है गिरधर लाल जोर से खुश हो जाते हैं और मदन को गले से लगा लेते हैं। मदन जी कंफ्यूज होकर आश्चर्य में आके जो है पिताजी को किस तरह गले लगा लेते हैं और इस तरह इस कहानी का अंत हो जाता है।